आपके साथ। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चल रहा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चल रहा था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको केडी पढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको केडी पढ़ा दिया, केपी पढ़ा दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको क्या पढ़ा दिया, केडी और केपी। इसके क्वेश्चंस आपने एक बार कर लिए, आशा कर रहा हूं दूसरी बार रिपीट भी कर लिए। नहीं किए तो आपका सच आपके साथ। क्या बात समझ में आ रही है रक्कू दीदी? अब हम करेंगे के। क्या करेंगे? के। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी केटी और केपी होता था। अब मेन चीज आ रही है के ही। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको के ही बिल्कुल इजीली से बनेगा। एक बार केडी का फॉर्मूला मैं बोल देता हूं, अगर रिडीमेबल नहीं है तो फॉर्मूला होता है आई इंटू वन माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, उसमें से टैक्स माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। अच्छा, अगर यही रिडीमेबल हो जाता है तो आई इंटू वन माइनस टी, इतना तो रहता ही रहता है, प्लस आपकी अगर कोई रिडम्पशन वैल्यू है वो माइनस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एस वी अपॉन टू। ये हो जाता है रिडीमेबल का इंटू 100। ये हो जाता है काय का बेटा? रिडीमेबल का। यहां तक समझ में आया सबको? इसके बाद हमने बात करी थी केपी की। किसकी बात करी थी बेटा? केपी की। ये देखो केपी लिख रहा हूं मैं। केपी का फॉर्मूला क्या था बेटा? डेट के लिए इंटरेस्ट देते हैं, प्रेफरेंस के लिए डिविडेंड देंगे। तो क्या फॉर्मूला था बताओ? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अच्छा, अगर ये रिडीमेबल हो जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? पीडी प्लस वही सेम आर वी माइनस एस वी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एस वी अपॉन टू इंटू 100। इनके लॉजिक भी बहुत इजी थे। हाँ या ना बोलो? आज से हम शुरू कर रहे हैं मेन चीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चैप्टर नंबर कौन सा है तुम्हारा? अरे मैं कहीं भी लिखने लग जाता हूँ यार। कौन हो तुम लोग? एग्जीक्यूटिव हो? नंबर 14। चलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो पहला मॉडल आता है, देखो केडी का एक ही तरीका था, बोलो हाँ। केपी का एक ही तरीका था, हाँ ना बोलना यार। बस रिडीमेबल और इरिडीमेबल अलग था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के अलग अलग मेथड्स और मॉडल्स हैं। जैसे एक मॉडल है कैपम मॉडल, CAPM मॉडल, ठीक है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दो तीन चैप्टर्स में आगे और फिर से भी आएगा, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे FM के पेपर में कहीं ना कहीं कैपम का जिक्र होगा ही होगा आपके मेन एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपम मॉडल। आपका है पेज नंबर, आप देख सकते हो मॉड्यूल का 549, 549, ठीक है। ये हो गया कैपम मॉडल, क्लियर है क्या? दूसरा मॉडल है इसका डिविडेंड यील्ड मेथड मॉडल या डिविडेंड यील्ड मेथड, और तीसरा है अर्निंग यील्ड मेथड। तीनों ही मेथड वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब के इज डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल, ठीक है। बस ये चार मेथड्स हैं अपने पास जो हमको करने हैं। क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे चैप्टर्स में काम भी आएंगे सारे के सारे, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर आपने केई, मेरे को लग रहा है आज एक दिन में मैं कोशिश करूंगा, वैसे हो तो नहीं पाएगा एक दिन में, 2 दिन क्लास लगती है इसकी, 2 या 3 क्लास। अगर आपने एक भी केई की क्लास मिस करी, मतलब आपने आगे FM के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस कर दिए। तो प्लीज ये समझ लेना, इसका रेफरेंस बार बार आएगा, अलग अलग जगहों पे आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलना। बहुत इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, बता रहा हूँ ना। पहला मॉडल से हम शुरू कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल कैपम मॉडल। नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या? हाँ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। चलो, अब कुछ नहीं लिखना है किसी को, नाम लिख लिया, सब बढ़िया। यहाँ सुन लो, फिर मैं लिखने का समय दूंगा। अभी कोई नहीं लिखेगा 5 मिनट तक, उसके बाद आपको लिखने का पूरा समय मिलेगा। इसमें निकलता क्या है? केई, ऑब्वियस सी बात है। क्या निकलता है? केई। पहले इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिख के देख के हो सकता है थोड़ा डर लगे, लेकिन जब समझ में आएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर्मूला होता है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है?
आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ समझने की है तो वो है बेटा बीटा। वो क्या है बेटा? बीटा। वैसे ही अपना बीटा देख के आधा ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है कि फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गया, फिर से बीटा साइन कॉस टेन आ गया, है ना? वो नहीं है ये। यहाँ बीटा का अलग मतलब है ना, अल्फा बीटा वाला। एक बीटा एक बस वेरिएबल है। बीटा का मतलब क्या होता है ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टॉक मार्केट समझते हो? हाँ ना, बोलो। बताओ निफ्टी क्या होता है? टॉप 50 कंपनी का एवरेज। हाँ, वैसे ही दूसरा क्या होता है? सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है बताओ? टॉप है 30 कंपनीज का एवरेज। टॉप 50 कंपनी का एवरेज होता है निफ्टी, इसलिए उसको बोलते हैं निफ्टी 50। हाँ ना बोलना यार। और 30 कंपनियों का एवरेज होता है सेंसेक्स। बात समझ में आ रही है? इसको हम डिनोट करते हैं मार्केट। अब से मैं जब भी मार्केट बोलूंगा मतलब मैं निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर रहा हूं। हाँ या ना बोलो। अब क्या होता है, इनने एक वेरिएबल बनाया बीटा, एक वेरिएबल बनाया बीटा। जैसे मेरी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, मान के चलो रिलायंस। क्या है बेटा? रिलायंस। मेरी नहीं है, सॉरी, है ना, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो निफ्टी जो है इसमें 50 कंपनीज लिस्टेड है, बोलो हाँ। इनकी एवरेज, इनका इंडेक्स जो होता है वो कहलाता है निफ्टी। हाँ या नहीं बोलो। आज निफ्टी कितना है बताओ? नहीं नहीं, निफ्टी 25,000 कुछ चल रहा है। एक बार मार्केट सर्च करो फोन में अपने अपने। 25,000 कुछ चल रहा था, 25,300 या 24,700, 25,100 बोला ना। ठीक ठीक ठीक, लगभग वो आगे पीछे होता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लगभग लगभग 25,100 के आसपास है। 25,100, 200, 300 ये ऊपर नीचे घूमता रहता है। हाँ या नहीं बोलो। मैं अगर बोल रहा हूं कि निफ्टी 25,100 है, इसका मतलब क्या है? 50 कंपनियों का एवरेज इंडेक्स कितना है? 25,100। कितना है? 25,100। इसी को हम बोलते हैं मार्केट। बोलो हाँ या नहीं। ये बढ़ के 26 हो जाए तो हम बोलेंगे मार्केट बढ़ गया। बोलो हाँ या नहीं। और ये गिर के अगर 24 हो जाए तो हम बोलेंगे मार्केट गिर गया। बोलो हाँ या नहीं। बहुत ज्यादा गिर जाए 24 में भी वैसे मार्केट क्रैश मान लिया, अगर मैंने बोलूं 23 हो गया, 22 हो गया, तो क्या बोल देंगे? मार्केट क्रैश हो गया। अरे बोलते हैं ना मार्केट क्रैश हो गया, बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया। हाँ सुन रहे हो? तो ये होता है निफ्टी। बहुत ध्यान सुना, बहुत प्यारी चीज है। ठीक है, अब निफ्टी में रिलायंस लिस्टेड है, बोलो हाँ। अब रिलायंस, अगर निफ्टी बढ़ता है, अगर निफ्टी बढ़ता है, सॉरी, अगर रिलायंस बढ़ता है तो निफ्टी भी बढ़ेगा। बोलो हाँ। ऑपोजिट ही बोला जा सकता है। निफ्टी बढ़ रहा है तो रिलायंस भी बढ़ेगा, निफ्टी गिरेगा तो रिलायंस भी गिरेगा। सुन रहे हो? आवाज आ रही है? निफ्टी बढ़ रहा है तो रिलायंस भी बढ़ेगा, निफ्टी गिरेगा तो रिलायंस भी गिरेगा। हो मेरे साथ? अगर निफ्टी बढ़ा 5% से, सपोज निफ्टी बढ़ा, तो रिलायंस बढ़ता है 8% से। मतलब लोगों का निफ्टी से ज्यादा भरोसा किस पे है? रिलायंस पे है। हाँ ना बोलना यार। पक्का? निफ्टी गिरता है 5% से तो रिलायंस गिरता भी ज्यादा से है। यानी कि रिलायंस इज मोर रिस्की देन मार्केट। अरे हाँ ना बोलना यार। नहीं आया? मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मार्केट में 1% का चेंज आता है, अगर मार्केट में 1% का चेंज आता है तो रिलायंस में 1.5% का चेंज आता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ ना बोलना यार। यानी कि जो रिलायंस का मार्क शेयर है वो मार्केट के हिसाब से चल रहा है कि मार्केट से ज्यादा रिस्की चल रहा है? पक्का? दूसरी कंपनी है कोई एक्स, बोलो हाँ। वो बढ़ता है, अगर मार्केट बढ़ता है 1 से तो ये बढ़ता है 0.8 से। इसका मतलब क्या है? मार्केट से कम रिस्की है। मार्केट अगर 1 से बढ़ेगा तो ये 0.8 से बढ़ेगा। बोलो हाँ। मार्केट अगर 1 से गिरेगा तो ये पॉइंट, बोलो हाँ या नहीं। यही वेरिएबल कि मार्केट के मुकाबले कोई चीज कितनी ज्यादा रिस्की है उसको बोला जाता है बीटा। हो। उसको क्या बोला जाता है? बीटा। मतलब बीटा को ऐसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे एक समझना, मार्केट का बीटा इज ऑलवेज 1। मार्केट का बीटा इज ऑलवेज 1। हाँ। अब मैं बोल रहा हूं एक कंपनी है एक्स, उसका बीटा है 1.2। क्या मतलब है इसका? कि मार्केट अगर 1 से चेंज होगा तो कितने से चेंज होगा? 1.2 से। बोलो हाँ या नहीं। यानी मार्केट से कम रिस्की, ज्यादा रिस्की है? पक्का? अगर मैं बोल रहा हूं एक कंपनी है वाई, उसका बीटा है 1.5, क्या मतलब है? मार्केट उससे भी ज्यादा रिस्की है। बोलो हाँ या नहीं। एक कंपनी है जेड, उसका बीटा है 1.8, क्या हो जाएगा? उससे भी ज्यादा रिस्की है। बोलो हाँ या नहीं। दूसरा मैं बोल रहा हूं अगर एक कंपनी है पी, उसका बीटा है 1,
मार्केट का बीटा विल ऑलवेज बी 1, मार्केट का बीटा विल ऑलवेज बी 1। मार्केट में चेंज आएगा, इसमें चेंज, जितना मार्केट में चेंज आएगा उतना इसमें चेंज आएगा। बोलो हाँ या नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं एक कंपनी है क्यू, उसका बीटा है 0.8, क्या कम, मार्केट के मुकाबले कम रिस्क की है, क्या बात समझ में आ रही है। अगर बोल रहा हूं एक कंपनी है आर, उसका बीटा है 0.5, और कम रिस्क की, हाँ या नहीं बोलो। मार्केट का बीटा क्या रहेगा 1। अगर किसी का बीटा 1.2 है तो ज्यादा रिस्की है, 1.5 है तो और ज्यादा रिस्की है, 0.8 है, 0.9 है तो क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा कम रिस्की है। कितनों को ये बात समझ में आई? पक्का। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अगर कॉमन सेंस लगा पाओ, मार्केट का बीटा कितना है पहले तो ये बताओ। पक्का? इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मैंने एक एफडी ले रखी है, एफडी समझते हो, फिक्स डिपॉजिट, उसका बीटा कितना होगा? कोई कॉमन सेंस से सोच पाए तो। मैंने एक एफडी लेके रखी है, हाँ, तो कितना होगा? मार्केट से कम रिस्की होगा या नहीं? कुछ एक रफ फिगर बताओ कितना होगा। 0.5, 0.4, 0.2? अरे नालायको, जीरो होगा। क्या एफडी बिल्कुल भी रिस्की है? एफडी रिस्क फ्री होती है ना बेटा। मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए और मार्केट कितना भी नीचे चले जाए, अगर एफडी ने 6% रिटर्न बोला है तो मुझे 6% रिटर्न मिलेगा। वो मार्केट से बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही कि नहीं आ रही है? फिर से बोल रहा हूं, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जो आप बैंक में जाके कराते हो, पोस्ट ऑफिस में जाके कराते हो, वहां पे वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलती। अगर मार्केट बढ़ गया तो भी आपका रिटर्न 6% ही रहेगा, अगर 6% कमिट किया है। मार्केट गिर गया, टूट गया, तो भी एफडी का रिटर्न कितना रहेगा? 6%। यही तो खास बात है एफडी की, हाँ या नहीं बोलो। तो अब बताओ एफडी का बीटा कितना होगा? विल ऑलवेज बी 0। कितनों को बात समझ में आई? यानी एफडी इज अ, एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं? रिस्क फ्री रेट। क्या होते हैं? रिस्क फ्री। हमारे फॉर्मूले में जो आरएफ है वो है बेटा रिस्क फ्री। क्या है? रिस्क फ्री। हाँ या ना बोलो। क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर या ऑल क्लियर? तो मैं ऑल क्लियर मतलब सब उड़ गया, क्लियर मतलब समझ आया। चलो एक बार देखो, बीटा क्या होता है? मेजर ऑफ रिस्क एज कंपेयर टू मार्केट। हाँ या नहीं? फिर इसके ये लिख सकते हो तुम, बीटा ऑफ मार्केट। हाँ लिखो लिखो लिखो, बिल्कुल लिखो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये देखो, ये देखो बेटा, है ना, मेरी राइटिंग खराब है पर वो होता है ऐसे ही है ना। उसको लग रहा है मैं बी लिखना चाह रहा हूँ, खराब राइटिंग में लिख रहा हूँ, ना लायक। ठीक है, ठीक है। बीटा ऑफ मार्केट इज 1, बीटा ऑफ मार्केट इज 1। हाँ, बना लो यार, बीटा ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्री एसेट। एक काम करते हैं, आज अपन देखते हैं बीटा कैसे बनता है ना, नालायक को, मुद्दा छोड़ दो, बस ये देखो कि बीटा कैसे बनता है। डिजाइनिंग करना चाहिए था तुम लोग को जाके कोर्स, गलत जगह आ गए हो। बीटा ऑफ मार्केट इज इक्वल्स टू 1, बीटा ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिस्क फ्री एसेट इज इक्वल्स टू 0। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रिस्क फ्री एसेट, एफडी, सब क्या हो जाएंगे? 0। इतना लिख लो। फिर एक चीज बताऊंगा। हाँ भाई।
हाँ बेटा, एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों मार्केट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। उस पर अपन अभी नहीं जाएंगे, उसके लिए अपन एक अलग से सेशन लगाएंगे, ठीक है क्या? है ना? यहाँ तक समझ में आया सबको, हाँ या ना बोलो? एक होता है बीटा ऑफ मार्केट इज इक्वल्स टू 1 और एक होता है बीटा ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 0, हाँ या नहीं बोलो? अच्छा, अब समझना थोड़ा सा लॉजिक। डेट की कॉस्ट क्या होती है? कर्जा लिया तो उसकी कॉस्ट क्या लगेगी? इंटरेस्ट, हाँ या नहीं? अच्छा, प्रेफरेंस की कॉस्ट क्या लगेगी? प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी की कॉस्ट क्या लगेगी? क्या सिर्फ डिविडेंड के लिए बंदा करता है? क्या आप शेयर खरीदते हो रिलायंस का डिविडेंड के लिए? नहीं, काय के लिए? ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ कितनी, समझना ध्यान से, बहुत अलग चीज है, ध्यान से समझना। इक्विटी की कॉस्ट ना बहुत अलग होती है, सब्जेक्टिव होती है। अगर मैं एक भाषा में बताऊं, एक शब्द में बताऊं, एक सेंटेंस में बताऊं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, लिखना लिखना बाद में, सुन लो पहले। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये होती है कि अगर मैं एक कंपनी हूं, तुमने मेरे शेयर के खरीदे रिलायंस के, बोलो हाँ या नहीं? तुम ट्रेडर हो, तुम क्या हो? ट्रेडर। तुमको मार्केट में 15% रिटर्न मिल रहा है, कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है? 15%। तुम मुझसे 18 उम्मीद करोगे, बोलो हाँ या नहीं? अगर मैं तुमको 18 नहीं दे पाया, अगर मैं तुमको 18% रिटर्न नहीं दे पाया, तुम क्या करोगे? मेरे शेयर को सेल करोगे और दूसरे शेयर को बाय करोगे, हाँ या नहीं बोलो? अगर मैं मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न नहीं दूं, आप सबका एक्सपेक्टेशन 18 है, जितने लोग मेरे शेयर खरीद के बैठे सबका एक्सपेक्टेशन कितना है? 18। अगर मैं 18 रिटर्न नहीं दूं, 12 दूं, 13 दूं, 14 दूं, तुम सब क्या करोगे? मेरे कंपनी के शेयर्स क्या करने लग जाओगे? सेल करने लग जाओगे, हाँ ना बोलो ना यार? और शेयर मार्केट में मेरी कंपनी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हाँ या नहीं बोलो? मुझे वैल्यू मेंटेन करनी है, बोलो हाँ या नहीं? तो मुझे अपनी इक्विटी की कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ दी शेयर होल्डर्स। क्या 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 क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ दी शेयर। ये मैं वर्चुअली बता रहा हूं, ये ठोस लिखा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये सेंस है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या होगी इक्विटी की कॉस्ट? इक्विटी कॉस्ट क्या होगी बताओ? एक्सपेक्ट डिविडेंड तो ठीक है, मेन डिविडेंड और ग्रोथ सब मिला के कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ दी शेयर होल्डर। अगर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, अगर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, तो मेरा शेयर बेच दोगे, हाँ या नहीं बोलो? और मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं आया कि आया? तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? इंप्लाइड मन में क्या चलना चाहिए? एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर, रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर। कितना आपसे वो उम्मीद लगाए बैठा है, अगर उतना या उससे ज्यादा दिया, अगर उतना या उससे ज्यादा दिया, तो और मेरे शेयर खरीदोगे, वैल्यू बढ़ेगी, हाँ ना बोलो ना यार? अगर उससे कम दिया, अगर उससे कम दिया, तो क्या होगा? बेचो। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी मन में क्या चलनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। क्या चलनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। ये एक्सपेक्टेशन हम निकलेंगे कैसे? ये तो सब्जेक्टिव बात हो गई। अरे यार, ये तो कितनी सब्जेक्टिव बात हो गई ना। एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें तो क्या है बेटा? पुल का पहाड़ है, बोलो हाँ या नहीं? उम्मीदें तो उसकी भी तुमसे बहुत ज्यादा थी, तुम कहां पूरी कर पाए? अरे हाँ ना बोलो ना यार? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स कैसे निकाली जाती वो देख रहे हैं अपन, हाँ या ना बोलो? नहीं आया? मैं गया था चार्जर लेने, बिना चार्जर लिए आ गया मैं। इसको रिकॉर्डिंग, चलो आओ आगे बात करते हैं अपन, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने आपको क्या बताया? एक्सपेक्टेशन ऑफ अ शेयर होल्डर। क्या बताया? एक्सपेक्टेशन ऑफ अ शेयर होल्डर। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कैसे निकालेंगे? ये एक इंसान है, बोलो हाँ। अब पेन नहीं चलेगा, यही दिक्कत है जीवन में। एक इंसान है, वो एफडी करने जा रहा था। क्या करने जा रहा था? एफडी। एफडी में उसको मिल रहा था 6% रिटर्न। कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा था? 6%। आ रहा है, एक सेकंड। एफडी में उसको कितना रिटर्न मिल रहा था? 6%। 6% रिटर्न मिल रहा था, वो सेफ था कि रिस्क में था, ये बताओ? बोलो हाँ या नहीं? वो एफडी में इन्वेस्ट करने जा रहा था, आएगा, उसका रिटर्न कितना था? 6%। ये एक आदमी है, ये एफडी में इन्वेस्ट करने जा रहा था, इसको रिटर्न कितना मिल रहा था? 6%। इसका एक दोस्त आया, बोला भाई क्यों एफडी में पैसा रख के जला रहे हो? एफडी का पैसा इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता, तो अगर तुम्हारा पैसा एफडी में रखा हुआ है तो तुम्हारा नुकसान है। तो बोला क्या करूं? तो उसने उसको बोला एक काम कर, मार्केट में लगा। तो अच्छा, मार्केट में लगाऊं? बोले कौन सी कंपनी में लगाऊं? उसने बोला एक एक्स नाम की कंपनी है, इसमें लगा। तो अब उसने बोला कि कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा? इसने बोला उससे कि तू कितना चाहता है, हमें इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है ना, हाँ ना बोलना यार? तू कितना चाहता है? तो पहले ये कैलकुलेट करेगा कि ये कितना रिटर्न चाहता है। अगर कंपनी उतना दे रही है तो गुड, इन्वेस्ट करेगा। अगर कंपनी उतना नहीं दे रही है
तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। उसने कुछ सवाल पूछे, बोला मार्केट का रिटर्न क्या चल रहा है। मार्केट के रिटर्न से क्या मतलब है, मार्केट से क्या मतलब है, पूरा निफ्टी 50 सेंसेक्स, मतलब मार्केट कितना रिटर्न दे रहा है। मार्केट का बीटा कितना होता है पहले तो मुझे ये बताओ। वन। कि मार्केट में जो रिस्क है उसको, मार्केट में रिस्क है क्या, हाँ, एफडी का बीटा होता है 0। मार्केट में का रिटर्न कितना है, मार्केट का बीटा कितना है 1, और उसका रिटर्न चल रहा है मान के चलो 12%। एक काम करते हैं, एफडी का रेट 8 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 12%। बोलो हाँ या नहीं। व्हाट डज बीटा सिग्निफाई, रिस्क। व्हाट डज बीटा सिग्निफाई, रिस्क। बिना रिस्क के उसको 8% मिल रहा है, बोलो हाँ। एक रिस्क से उसको कितना मिल रहा है, 12। एक रिस्क से, 0 रिस्क में उसको 8% मिल रहा है, बोलो हाँ। एक रिस्क अगर वो ले रहा है, क्योंकि मार्केट का बीटा कितना है 1, क्या बात समझ में आ रही है, तो उसको कितना मिल रहा है 12%। उसने बोला इस एक्स कंपनी का बीटा बताओ। उस एक्स कंपनी का बीटा था 1.5, कितना था 1.5, बोलो हाँ या नहीं। तो मुझे पहले बताओ, वो बंदा 12 चाहेगा, 12 से कम चाहेगा कि 12 से ज्यादा चाहेगा। वो जो बंदा है वो एक्स कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो रिटर्न कितना चाहेगा, 12, 12 से कम या 12 से ज्यादा। क्यों 12 से ज्यादा, क्योंकि एक रिस्क में अगर 12 मिल रहा है, 1.5 रिस्क है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो वो ज्यादा रिटर्न चाहेगा, बोलो हाँ। उसने बोला देखो मैं बताता हूं मुझे कितना रिटर्न चाहिए। जब मैं 0 रिस्क ले रहा था, कितना ले रहा था 0 रिस्क, तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा था 8%। ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, बोलो हाँ। प्लस मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए, अगर मैं एक रिस्क लेता, अगर मैं पहले कितना ले रहा था 0, मैं 0 से अगर एक रिस्क लेता तो मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता बताओ। अरे यार 0 से 1 में पहुंचा, हाँ, 0 में उसको 8 मिल रहा था, एक में उसको क्या मिल रहा था 12, यानी एक रिस्क में उसको कितना मिल रहा था बेटा 4। कितना मिल रहा था 4, 4 का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा था एक रिस्क में, बोलो हाँ या नहीं। इस कंपनी का रिस्क कितना है 1.5, कितना है 1.5, तो ये कितना चाहेगा 8 तो चाहिए ही चाहिए, बोलो हाँ। एक में 4 मिलता है, एक में 4 मिलता है, तो मैं तो 1.5 ले रहा हूं, बोलो हाँ। तो 4 इंटू 1.5 कितना होगा बताओ, 4 इंटू 1.5 कितना होगा 6। आया कि नहीं आया, और ये 6 6 12, मुझे कितना चाहिए 14, मुझे कितना रिटर्न चाहिए 14%। कितनों को समझ आई बात, फिर से मुझे 8 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, हाँ ना बोलना यार। मैंने देखा एक रिस्क से 0 से एक रिस्क पहुंचने में मुझे एक के कारण कितना मिला है 4, एक के कारण मार्केट कितना दे रहा है 4, मैं तो 1.5 ले रहा हूं, मैं तो कितना ले रहा हूं 1.5, तो 1.5 इंटू 4, हाँ या ना बोलो। ये तुमने क्या किया, बहुत सिंपल है, ये तुमने क्या किया, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा किया आपने। आप बताओ आपका रिस्क फ्री कितना था, आपका रिस्क फ्री कितना था 8, ये तो चाहिए ही चाहिए, बोलो हाँ या नहीं। मार्केट कितना देता है 12, रिस्क फ्री कितना मिलता है 8, यानी इतना मुझे एक से मिल रहा है, इतना मुझे एक से मिल रहा है, हाँ या नहीं। मैं बीटा कितना ले रहा हूं 1.5, मैं बीटा कितना ले रहा हूं 1.5, तो इंटू 1.5 किया, बोलो हाँ या नहीं। तो 8 प्लस 4 इंटू 1.5, बोलो हाँ या नहीं। पहले मल्टीप्लाई वाला काम करते हैं, बॉडमास बेटा, है ना, 4 पता पड़ा, पहले प्लस माइनस करने लग गए, ठीक है। तो 4 इंटू 1.5 कितना होगा बताओ मुझे, कितना आएगा, सॉरी, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा बताओ, 14% इज द के, 14% इज द के। उस कंपनी को, इस बंदे को खुश करने के लिए कितना रिटर्न देना पड़ेगा 14%। अगर 14% उसको मिल रहा होगा या उससे ज्यादा मिल रहा होगा तो वो फटाफट से क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14%। कितनों को समझ आ गई बात शुरू से। क्या है केई का फॉर्मूला बताओ, केई का फॉर्मूला है आर एफ यानी कि रिस्क फ्री प्लस, इतना तो चाहिए ही चाहिए, लॉजिक के साथ चलेंगे, रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे, ठीक है। के ई इतना तो में आर एफ तो चाहिए ही चाहिए, बोलो हाँ। प्लस मार्केट में कितना एक्स्ट्रा मिलता है आर एम माइनस आर एफ, ये एक बीटा पे मिलता है, बोलो हाँ। हम तो 1.5 पौने 2 जितना भी बीटा ले रहे हैं, अगर हमारी कंपनी का बीटा 1.2 है तो इंटू 1.2, हाँ या ना बोलो। इसको कहा जाता है आर एम माइनस आर एफ को रिस्क प्रीमियम। क्या कहा जाता है, रिस्क प्रीमियम। कई बार क्वेश्चन आर एम आर एफ नहीं देगा, सीधे रिस्क प्रीमियम के नाम से दे देगा, तो आपको यह पता होना चाहिए आर एम माइनस आर एफ क्या कहलाता है, रिस्क प्रीमियम। अब आप फॉर्मूला लिख सकते हो के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। क्या बात समझ में आ रही है। और आर एम माइनस आर एफ होता है रिस्क प्रीमियम।
मैं वैसे भी एक एग्जांपल लिखवाऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो उससे क्लैरिटी आ ही जाएगी तुमको। ठीक है, एक बार ये देख लो। This is a popular approach to estimate cost of equity according to CAPM. Cost of equity is K is equals to RF plus RM minus RF into बीटा। इन लोग और कुछ नहीं बताते हैं। K is equals to RF is equals to ये RM मतलब क्या होता है, मार्केट रिटर्न। ठीक है, बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क कोएफिशिएंट। ठीक है, बीटा को अंग्रेजी भाषा में, प्रॉपर भाषा में क्या कहा जाता है, सिस्टमैटिक रिस्क कोएफिशिएंट। ये सिस्टमैटिक रिस्क कोएफिशिएंट क्यों कहा जाता है, आगे चल के एक चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है, अभी समझा पाना मुश्किल है। तो अभी तो मैंने बीटा आपका मतलब तो बता ही दिया है, बोलो हाँ या नहीं। इसको सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं, हम आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे, शायद पोर्टफोलियो या सिक्योरिटी एनालिसिस, उसमें आएगा। हाँ या ना बोलो, पक्का। चलो ये हो गया फॉर्मूला। अब ये देखो, हाँ हाँ, कंपनी तुमको जितना रिटर्न मिलना चाहिए वही तो कंपनी के लिए कॉस्ट है, कि कंपनी को तुम्हें इतना देना पड़ेगा। ठीक है, तुम अगर डिबेंचर खरीदते हो तो तुम्हें 8% इंटरेस्ट मिलता है, हमारे लिए क्या होती है, कॉस्ट। जो तुम्हारे लिए रिटर्न है वो हमारे लिए क्या है, कॉस्ट। हमेशा याद रखना, कंपनी के लिए कॉस्ट है और सामने वाले के लिए क्या है, रिटर्न है। हाँ ना बोलो, हो गई, हो ना, ठीक है। हाँ देखो, आरएफ में बीटा कितना था, 0, और उसमें मिल रहा था 8%। आरएम में बीटा कितना था, 1, और उसमें कितना मिल रहा था, 12। तो 0 से 1 मूव करने के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, 4। यानी एक के लिए बीटा कितना है, 4। बात समझ में आ रही है, मैं तो 1.5 दे रहा हूं तो इंटू 1.5। समझ गए क्या, इतना। चलो अब आगे एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो यही वाला क्वेश्चन करो तुम खुद से। ठीक है, कैलकुलेट के, आर एफ दिया है 10%, आर एम दिया है इक्विटी मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न, इक्विटी मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न यानी आरएम दिया है 18%, और बीटा दिया है 0.5, बीटा दिया है 0.5। कैसे लिखोगे, पहले सारी चीजें लिखोगे क्या क्या है, याद रखना। आरएफ लिखोगे 10, आरएम लिखोगे 18, बीटा लिखोगे 0.5, गिवन वाली चीजें लिखोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, फिर सॉल्व करोगे, इज्जत से करोगे बिल्कुल एकदम। कितना आया बताओ, इसका भी जो आंसर आया, आरएफ कितना था, 10 प्लस आर एम माइनस आर एफ 18 - 10 इंटू, बस। तो 8 × 0.5 कितना हो जाएगा, 4। 10 + 4 = 14%। कितनों को समझ आ गया थोड़ा। दिस इज व्हाट के इज एज पर कैपम मॉडल, दिस इज व्हाट के इज एज पर कैपम मॉडल। एक क्वेश्चन और मन से बना के दे रहा हूँ, फिर अगले मॉडल की ओर बढ़ेंगे। 4। चलो, नहीं इजी है, सारे इजी है, समझ लो तो सब इजी है। याद करो तो फिर आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा घूमते रह जाते हैं बच्चे। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट के इफ, नहीं जो डेटा को देख के आपको पहचानना पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ए गवर्नमेंट बॉन्ड इज
9%, whereas market is giving a return of 15%. Beta of the company is 1.2. Calculate K. कैलकुलेट के ऊपर ही लिख दिया था मैंने, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ इसको? लाइट गई और आ गई वापस, ऐसे ही हुआ ना। जल्दी करो। चलो आगे बढ़े बेटा, कितना आया बताओ मेरे को फटाक से। आरएफ कितना था? 9। आरएफ कितना था? 9 प्लस 15 माइनस 9 इंटू 1.2, पक्का? 6 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा? 7 पॉइंट प्लस 9 के ई। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाओ। पक्का? चलो, ये होता है आपकी केई की कहानी। किसकी कहानी? केई की, एज पर कैपा मॉडल। एज पर कैपा मॉडल आगे भी बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे आप बहुत इजी इजी हैं। दूसरा क्या है? डिविडेंड यील्ड मॉडल। क्या है? डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड बॉस एक बात बोलता है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको मतलब नहीं है कंपनी ग्रो करे चाहे ना ग्रो करे, उसको सिर्फ क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। क्या चाहिए? डिविडेंड। अरे क्या चाहिए? डिविडेंड। इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग ओनली डिविडेंड, और डिविडेंड कितनी चाहिए? मार्केट रिटर्न के बराबर। कितनी चाहिए? मार्केट रिटर्न के बराबर। हाँ या नहीं बोलो। मैंने आपको क्या बोला, बताया किसी भी चीज का रिटर्न कैसे निकाला जाता है? कितना पैसा मिला अपॉन कितना पैसा लगाया। अरे हाँ बोलना यार। मैंने एक शेयर खरीदा था 120 रुपए का, आज वो हो गया है 800 रुपए का। बोलो हाँ या नहीं। मेरा कितना पैसा लगा हुआ है? कितना लगा हुआ है? 800। मैंने लगाया 120, मैंने लगाया, लेकिन मेरा लगा कितना हुआ है? 800। ये कैसी बात कर रहे हो? लगा कितना है? 120। लगाया कितना है? 120, पर लगा कितना हुआ है? 800। क्योंकि मैं आज बेच के 800 रुपए निकाल सकता हूं। हाँ ना बोलना यार। अरे हाँ ना बोलो ना यार। मैंने एक शेयर खरीदा 120 रुपए का, बढ़ बढ़ के 2 साल में कितने का हो गया? 800। मेरी मेहनत, मेरा पैसा फंसा हुआ था। बोलो हाँ। आज उसकी वैल्यू कितनी है? 800। तो आज की डेट में मेरा कितना पैसा उसमें फंसा हुआ है? 800। क्योंकि मैं निकालूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे? 800। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 800। तो इसलिए मेरा पैसा कितना फंसा हुआ है? 800। मैंने लगाया कितना? लगा कितना हुआ है? 800 मार्केट प्राइस। बोलो हाँ या नहीं। तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, डीपीएस अपॉन
एमपीएस इंटू 100। क्या होता है? डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। कितना पैसा लगा हुआ है वो क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर। वो क्या है बेटा? मार्केट प्राइस पर शेयर। और उसका जो डिविडेंड है, उसका जो क्या है बेटा? डिविडेंड मुझे मिलेगा, वो कितना लगाया कितना मिला इंटू 100। अरे हाँ ना बोलना यार, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। नहीं आया कि आया? आया कि नहीं आया? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। देखो, एसके लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 160 पर शेयर। आज की मार्केट प्राइस कितनी है? 160। द कंपनी हैव पेड डिविडेंड ऑफ 8 पर शेयर। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बताओ फटाक से। 8 रुपए का डिविडेंड मिला है और 160 रुपए फंसे हुए हैं। बच्चों वाले सवाल है सब। तो बताओ ना कितना आया? मुंडी ला रही है। हाँ, इंटू 100 नहीं करोगे? ना लायको। हाँ या नहीं? डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या है? डीपीएस अपॉन एमपीएस। बोलो हाँ या नहीं? अबे आया कि नहीं आया? फिर दूसरे ने एक आर्ग्यू किया कि भैया आदमी डिविडेंड के लिए नहीं लगाता, आदमी अर्निंग के लिए लगाता है। मतलब मैंने अगर रिलायंस में पैसा लगाया है, अगर रिलायंस पैसा कमा रहा है, भले वो मेरे को आज डिविडेंड दे चाहे ना दे, पैसा कमा रहा है, तो शेयर को तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बोलो हाँ या नहीं? हमको अगर आज डिविडेंड देगा तो अच्छा, नहीं देगा तो वही पैसा वो अपने मार्केट बिजनेस में लगाएगा और उसको ग्रो करा देगा। हाँ ना बोलना यार? नहीं आ रही बात समझ में? या तो मैंने प्रॉफिट कमाया या तो मैं शेयर होल्डर्स में बांट देता हूँ। नहीं बांटता हूं तो अपने पास रखता हूं। क्या अपने पास घर ले जाता हूं? क्या नहीं, बिजनेस में री इन्वेस्ट करता हूं और उससे और बिजनेस में और प्रॉफिट कमाता हूं। बोलो हाँ या नहीं? तो अर्निंग यील्ड मेथड थर्ड मेथड होता है। अर्निंग यील्ड मेथड वो ये बोलता है कि इन्वेस्टर डिविडेंड के लिए नहीं लगाता, किसके लिए लगाता है? अर्निंग के लिए। काय के लिए? अर्निंग के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डीपीएस अपॉन एमपीएस। ये क्या हो जाएगा? ईपीएस अपॉन एमपीएस। क्या हो जाएगा? ईपीएस अपॉन एमपीएस। व्हाट इज ईपीएस? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। हाँ या ना बोलो? हाँ हाँ हाँ। अर्निंग पर शेयर बेसिकली कंपनी कितना कमा रही है एक्सपेक्ट कर रहा है, दोनों रूप में देखा जा सकता है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। ठीक है, एक होता है डीपीएस अपॉन एमपीएस, एक क्या होता है? डीपीएस अपॉन एमपीएस, और एक क्या होता है? ईपीएस अपॉन एमपीएस। हाँ या ना बोलो? ये इनकी होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तीन मेथड पढ़ लिए। पहला कैप अप, पहला कैप अप, दूसरा डिविडेंड यील्ड, फिर दूसरा क्या है? अर्निंग यील्ड। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? अर्निंग यील्ड। अब पढ़ना है अपन को डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कौन सा पढ़ना है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। लेकिन 2 मिनट में और लगेंगे मेरी। फिर से ये होगा ना? होगा ना? होगा ना? होगा ना? होगा ना? बुक आईपैड मेरा बंद हो गया है। कौन सा क्वेश्चन है? देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बताओ। उसका अगला इलस्ट्रेशन खुद से करने की कोशिश करो, बन जाएगा।